हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति के संबंधित जितने भी संवैधानिक मुद्दे हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे कि संविधान में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। ओके, तो सबसे पहले आप जान जाइए कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना संविधान है, उसमें कई पार्ट है। उसमें एक आता है पार्ट 5, जिसमें संघ और उसके कार्यपालिका से संबंधित जितने हैं कि संघ की जो कार्यपालिकाएं हैं उसके संदर्भ में कई सारे पद आते हैं। उसमें से एक प्रमुख पद होता है अपने प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो भाग 5 अपने संविधान के भाग 5 है। उसमें आर्टिकल 156 है। आर्टिकल 56 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, और राष्ट्रपति के बारे में ये जान जाते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति की प्रमुख ये है कि वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ओके, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक इसलिए कहा जाता है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक क्यों कहा जाता है। तो राष्ट्रपति जी को प्रथम नागरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देश के प्रतिनिधि होते हैं। अपने पूरे देश का प्रतिनिधि राष्ट्रपति करते हैं और उनके नाम पे अपने देश का शासन चलाया जाता है। इसीलिए उनको, राष्ट्रपति जी को ही भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। और राष्ट्रपति से संबंधित जो विभिन्न और बातें वो जान जाते हैं कि राष्ट्रपति की अगर कार्यकाल के बारे में जान जाए तो राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। और ये भी जान जाइए कि राष्ट्रपति, एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तो उसे दोबारा भी राष्ट्रपति निर्वाचित किया जा सकता है, यानी वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अगर राष्ट्रपति कोई है, अगर उनको त्यागपत्र देना है तो अपना त्यागपत्र वो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 56 क्लोज 1 में किया गया है। अगर उनकी योग्यता के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होती है, इसका वर्णन संविधान में है। और संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उससे सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो, और फिर वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो संविधान में वर्णित ये सारी योग्यता को पूर्ण करता हो तो वो राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दे सकता है। तो राष्ट्रपति के नामांकन दे सकता है तो उनका निर्वाचन से संबंधित हम विवाद देखते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आर्टिकल 54 में है। ओके, उसमें संसद कहता है, एक सेकेंड वीडियो रुकी है। हाँ, तो देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन से संबंधित मुद्दा क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। और उस निर्वाचन मंडल में क्या, संसद के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जो अपना यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये उस वहाँ के जो विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी जो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है उसमें आम जनता के द्वारा वोट नहीं डाला जाता, उसमें राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। और निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं वही सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मत को डालते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, और ये भी है। फिर है क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी जान लीजिए। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो मैंने बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी जनता के द्वारा नहीं होता। और फिर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है और एकल संक्रमणी मत पद्धति है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के बारे में भी जानते हैं कि एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि एकल संक्रमणी मत पद्धति है क्या। तो देखिए, एकल संक्रमणी मत पद्धति एक राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है जिनमें क्या होता है, जो विभिन्न निर्वाचन मंडल के जो विभिन्न सदस्य हैं उनके समक्ष एक सूची रखी जाती है जिसके अंतर्गत वे क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति के लिए नामांकित जो विभिन्न उम्मीदवार हैं उनमें वे वरीयता का क्रम, यानी
घोषित करके मतदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस अगर कोई व्यक्ति एक है, इसको निर्वाचन कोटा प्राप्त हो जाता है। निर्वाचन कोटा एक होता है जो कि डाले गए कुल वैध मत का 2 प्लस उससे ज्यादा, यानी जितने भी हमने वैध मत डाले हैं उसके हाफ से एक ज्यादा होता है, वो निर्वाचन कोटा होता है। अगर किसी भी राष्ट्रपति को यानी किसी राष्ट्रपति ने किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के लिए जो नामांकित उम्मीदवार है, अगर उनको राष्ट्रपति चुना जाए तो वो कैसे होता है कि अगर उसको निर्वाचन उसके द्वारा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कोटा है, अगर वो निर्वाचन कोटा वो पार कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक है, तो फिर जान जाते हैं कि राष्ट्रपति के जो होता है निर्वाचन मंडल में, उसमें एमएलए भी होते हैं और एमपी भी होते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उनको हम एमपी कहते हैं, और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं उसको हम एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं एमएलए और एमपी, इनके द्वारा डाले गए जो मत होते हैं उनका जो होता है मूल्य जो होता है ना, वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो आज आइए चर्चा कर लेते हैं एमएलए और एमपी के मतों का मूल्य भिन्न भिन्न क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए एमएलए के मतों का मूल्य जो होता है ना, वो क्या होता है, वो राज्य के कुल जनसंख्या बटा निर्वाचित एमएलए की संख्या और डिवाइड बाई 100 करते हैं। ठीक है, और एमपी के मतों का मूल्य जान जाए तो राज्य सभी राज्य हो गए, और यूनियन टेरिटरी जहां विधानसभा है उसके मतों का मूल्य, यूनियन टेरिटरी में अपना दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर हो गया, वहां के द्वारा। और फिर निर्वाचित एमपी की संख्या की कितने हैं, लोकसभा में कितने एमपी है और राज्यसभा में कितने एमपी है टोटल, इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रश्न ये है कि अगर किसी उम्मीदवार को अगर राष्ट्रपति के लिए नामांकन कराना है तो उससे पहले 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ठीक है, और ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक ये होते हैं निर्वाचन मंडल के सदस्य, यानी किसी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव में क्या अपना नामांकन दर्ज करवाना है तो उसे कम से कम 100 सदस्यों की सहमति साथ में होना अनिवार्य है, और वो 100 सदस्य कहाँ से होंगे, निर्वाचन मंडल से होंगे। ठीक है, और ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो उसे जमानत राशि देनी होती है, और वो जमानत राशि जैसे कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो तो उसके लिए 15,000 देना पड़ता है, या फिर कोई एससी या एसटी कैटेगरी का हो तो उसके लिए उसे 5,000 देना पड़ता है। ठीक है जी है, और ये कैटेगरी इसलिए की जाती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सीरियस ना हो तो वो क्या करता है कि जो राष्ट्रपति, ऐसे समझिए कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत बड़ा पद है, अपने भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला पद है, तो कोई ऐसा सीरियस ना हो वो व्यक्ति आकर के चुनाव लड़े। इसी के कारण 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदन की आवश्यकता होती है और एक जमानत राशि की व्यवस्था की गई। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए कि अगर हम राष्ट्रपति की चुनाव की बात करें कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होती है एकल संक्रमणी मत पद्धति, उसकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, उसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि राष्ट्रपति की निर्वाचन की जो एकल संक्रमणी मत पद्धति है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, और जटिल प्रक्रिया है, और फिर क्या कर सकते हैं, निर्वाचन मंडल के सदस्य, और बहुत ही जटिल प्रक्रिया। ठीक है, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण हमें वीडियो छोटा ही करना पड़ेगा, बाकी जो शेष है वो मैं कल वीडियो बना करके डाल दूंगा। बस आप एक बार सुन लीजिए, अगर इसको चाहते हैं मैं स्पष्ट रूप से समझाऊं बोर्ड पे तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, जिसके कारण आप मैनेज कीजिए। इसी तरह मेरे साउंड को, आवाज़ को सुनिए और रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।